Welcome to Biology पाठशाला। Today's class is dedicated 12th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे सेट नंबर 4 की। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, हमारे जो सकारात्मक विचार हैं अगर हम रखते हैं जीवन के प्रति तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें सकारात्मक या पॉजिटिव होती हैं। हम जानते हैं कि पूरा संसार दो तत्व जो मेन होते हैं जिसे हम लोग एनर्जी करते हैं वो होती है पॉजिटिव और निगेटिव, और जिस एनर्जी को हम जितना अट्रैक्ट करते हैं वो हमारे पास आती है और उसी से एक्शन और रिजल्ट मिलते हैं, और जितना हम उसको रिपल करेंगे वो दूर जाती है। तो इट शुड बी अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहिए और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का जो टॉपिक है वो सेट नंबर 4 है और अग्रवाल की सेट सीरीज चल रही है, सेट नंबर 4 चल रहा है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो चल रहा है वो तीसरे का चल रहा है, पूछा गया वाटसन तर्क का मॉडल प्रस्तुत कीजिए। ठीक, तो आपने देखा होगा कि डीएनए का एक स्ट्रक्चर होता है जो डबल हेलिकल होता है। डबल हेलिकल होता है, राइट हैंड साइडेड ज्यादा बेंट होता है। जैसे मैं इसे थोड़ा सा समझाने, ये आपका एक स्ट्रक्चर होता है। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डीएनए का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसे एक प्रैक्टिकल वे में समझ सकते हैं। तो ये कॉइल्ड इन फॉर्म में होता है, डबल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और जो वाटसन और क्रिक ने 1862 में जो डीएनए दिया था मॉडल का, वो बेसिकली बी डीएनए था। डीएनए का टाइप जो था वो बी डीएनए था। जो हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो बी डीएनए का होता है। तो जब बी डीएनए को दिया था 1862 में और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए, तो उस समय ये अपने आप में बहुत बड़ी इन्वेंशन थी और काफी ज्यादा इसको प्रोत्साहन भी मिला था। और इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहूं कि अंकित तिवारी और गर्ल्स कंपनी, ये फॉर्मूले हैं नाइट्रोजनस बेसिस को याद करने के लिए। अंकित तिवारी यानी कि एडेनिन थाइमीन और गर्ल्स कंपनी यानी कि मैं ये कहूं ग्वानिन और साइटोसिन। अंकित तिवारी जो है बेटा वो हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो डबल बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अत्यधिक क्षणिक बॉन्ड या वीक बॉन्ड होता है, और इन बॉन्डों के मध्य में एक बल लगता है, इसे वॉन्डरवॉल बल कहते हैं। वॉन्डरवॉल बल कहते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है और फिजिक्स भी है। तो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है वो एक कनेक्टिव लिंक होती है बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में। तो आप ये याद रखिएगा। तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और इसमें 2 टाइप के बेसिक पेयर्स होते हैं, प्यूरिन तथा पिरामिडिन। ओके, सो ये बात याद रखेंगे। ये एक सीक्वेंस में एक ही रेशियो में पाए जाते हैं, मतलब जितना रेशियो एडेनिन तथा थाइमीन का होगा उतना ही रेशियो ग्वानिन तथा साइटोसिन का होता है। ये एक अनदर नियम बन जाता है, इसे चारगाफ का नियम भी कहते हैं। ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, जिसमें एडेनिन तथा थाइमीन का रेशियो ग्वानिन तथा साइटोसिन के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए 4 बेस पेयर होते हैं और अगर मैं डीएनए को देखे तो डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, राइट हैंड साइडेड बेंट होता है, बाइलेटरल सिमेट्री को ये रखता है। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब अगर इसके अगर पार्ट करें तो हाफ डिवाइड हो जाएंगे। इसीलिए इसके जो फास्फेट ग्रुप होते हैं बेटा, ये नई चीज है। इसके जो फास्फेट ग्रुप होते हैं अगर देखें 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, दोनों में ही फास्फेट ग्रुप आपको मिलेंगे। ठीक, जो पेयरिंग है इनकी दोनों में हाफ हाफ होती, मतलब 4-4 है, तो डिवाइडेशन भी उस तरीके, इसलिए बायलैटरल सिमेट्री की इसकी हो जाती है। ठीक, दूसरा कि इसमें जो फास्फेट ग्रुप होते हैं दोनों प्राइम में होते हैं, यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। देखिए इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हैंड से समझने की बात करते हैं। देखिए ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक लीनियर डीएनए का स्ट्रक्चर है, बी डीएनए है, और इसमें ये एडेनिन, ग्वानिन,
थायमीन, साइटोसिन। बात समझ में आ गई? ये स्ट्रक्चर है। अब ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, मतलब ये से लेके यहां तक 3 प्राइम से 5 प्राइम है और 5 प्राइम से 3 प्राइम है। बात समझ में आ गई? ठीक, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम है। अब यहाँ जो होगा इसी का विपरीत, क्योंकि वहां तो दिखा नहीं सकते इसीलिए हम वाइस करके दिखा रहे थे। यहाँ पे भी ऐसे स्ट्रक्चर होगा, वो 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, जस्ट उसका उल्टा। तो ये स्ट्रक्चर होता है और इसी के बेसिस पर क्या होते हैं, जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो, ठीक है, सिचुएटेड होते हैं। और फास्फेट ग्रुप होता है। फास्फेट जो ग्रुप होता है उसमें क्या होता है कि ये फास्फोडाइस्टर बाउंड से जुड़ा हुआ होता है और इसमें ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम, ग्लाइकोसाइड एक बाउंड होता है, पेप्टाइड बाउंड, इससे ये जुड़ा रहता है। इनके जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो, तो उससे ये जुड़ा हुआ होता है। तो ये भी हमें बात याद रखनी है और इसे लिखना भी है, ठीक है। और तीसरी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक कैसा स्ट्रक्चर, राइट हैंड साइड बेंट स्ट्रक्चर है। बहुत से स्टूडेंट एक गलती करते हैं, उससे कहते हैं महान गलती, वो ये करते हैं कि वो राइट हैंड साइड बेंट, झुकाव नहीं दिखाते, इसलिए डीएनए का स्ट्रक्चर गलत हो जाता है। तो ये याद रखना है, ठीक। इसकी जो पूरी लंबाई होती है वो कितनी होती है, 3.2, ठीक है। और इसके बेस में क्या होता है कि देखिए 10 एंगस्ट्रॉम होता है, बेस पेयर इसमें होते हैं 10 से 12, ठीक। और मैं बात करूं इसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है वो बी डीएनए होता है, हम इसकी स्टडी करते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर होता है। आपसे नेक्स्ट पूछा गया है, स्टैनली मिलर ने अपने प्रयोगों में किन किन गैसों का प्रयोग किया था। चूंकि ये इस बार के चैप्टर में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी, बाय चांस आपके जो अभी कोविड-19 का जो शेड्यूल चला उसमें सारे चैप्टर इंक्लूडेड हैं, तो और मुझे लगता है बताना चाहिए। तो स्टैनली मिलर ने अपने प्रयोग में, देखिए ये एआईओप्रिन की थ्योरी थी और एआईओप्रिन के सिद्धांतवाद को प्रस्तुत करने के लिए स्टैनली मिलर ने क्या किया था, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और जल वाष्प को एक छोटे से 3 लीटर के फ्लास्क में क्या किया, गर्म किया और एक फ्लास्क में क्या किया, जल वाष्प को गर्म किया और इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा इसे शॉक किया, ठीक। तो जब इसमें विद्युत स्फुटन हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक हुआ, तो इसमें क्या हुआ, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हुई। रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप कुछ कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। गैसे नहीं कहेंगे हम, कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। यही कार्बनिक यौगिक क्या थे, हमारी किस जीवों की उत्पत्ति के लिए आधार माने जाते हैं। ये कार्बनिक यौगिक ग्लाइसिन, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल आदि थे, अर्थात जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में एआईओप्रिन के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत था वह स्टैनली मिलर के द्वारा प्रूफ या सिद्ध किया गया। तो इसमें ये गैसें थी, कौन कौन सी, मैंने पूरा सिद्धांत ही बता दिया आपको। तो वो गैसें कौन कौन सी थी, तो गैसें देख लीजिए, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प को या जल को अलग अलग मिल सकता है, जल वाष्प आप लिखिएगा, इनको मिक्स करने पर ये गैसें थी। और इनका रेशियो आप रखिएगा, ठीक है, 1:2:1 में, ठीक है। आप इसे या आपको 1:1:2 जैसे आपके सीक्वेंस में होगा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, या 2:1:1 में भी ये मिल सकता है। तो उसका सीक्वेंस याद रखिएगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ गैसें मिली है, तो उसका रेशियो का सीक्वेंस भी बदलता रहता है। कह रहा है कि खड़ी फसल किसे कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसी फसल जिनका निर्माण क्या हो, सीधे मतलब जो तना है, तने से लेकर के एक पूरे क्या हो, सीध में हो, ठीक है, वो खड़ी फसल होती है। अब खड़ी फसल जो होती है उसके लिए मतलब किसी बेस की जरूरत नहीं होती है बेसिकली, ठीक है। और साथ ही साथ जो खड़ी फसलें होती हैं उनको अगर हम ये कहें कि मतलब उनका जो बेस होता है वो काफी मजबूत होता है। अगर मैं एक, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जैसे कि तने वाली जो वो होती सब्जियां, ठीक है। आप बहुत से लोग कहेंगे ये तना और जड़ क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो जड़ होता है, ठीक है, जड़ हमेशा पृथ्वी से बाहर की ओर जड़ निकलती है, ठीक है।
और जो जड़ वाली चीजें होती हैं उन्हें हम खड़ी फसल में गिन सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं। तने जो अंदर की ओर होती हैं, ठीक है, तो खड़ी फसल से मूली हो गई, ठीक है, गन्ना हो गया, ठीक है, गाजर हो गई,